दिन भर की थकी हारी शीतल अपने कमरे में आती है और सबसे पहले अपना घूंघट हटाती हुई पंखे के नीचे बैठ जाती है। उफ, कितनी गर्मी हो रखी है। ऊपर से खुजली जाने का नाम ही नहीं लेती। हाय, कितनी खुजली हो रही है। उफ, इतनी भी कोई गर्मी नहीं है शीतल, मुझे तो ठंड लग रही है। फ़ैन ऑफ करो ना यार, ठंड लग रही है मुझे। नवंबर दिसंबर के महीने में तुम्हें गर्मी लग रही है। लगता है तुम्हारा बीपी बढ़ गया है। इतना बड़ा घूंघट निकाल कर सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक रसोई में काम कीजिए, तब आपको ना खुद ब खुद गर्मी लगने लगेगी सर। पर प्रेम को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो तो करवट लेकर कंबल ओढ़ कर सो जाता है। बेचारी शीतल उठकर खुद के चेहरे को आईने में देखती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? सत्यानाश, क्या हालत हो गई है मेरे चेहरे की। कहाँ कॉलेज में लोग मुझे ब्यूटी क्वीन कहते थे, और आज देखो दिन भर घूंघट लिए किचन में काम करना पड़ता है। पूरे चेहरे पर पिंपल्स आ गए। कल ही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। ये कहानी शुरू होती है सुजाता निवास से। सुजाता एक बहुत ही कड़े स्वभाव की औरत थी। शीतल के अपने ससुराल में प्रवेश करते ही उसे घर के कायदे कानून बता दिए गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था घूंघट रखना। सर्दी गर्मी हो या फिर बरसात, कभी ना छूटे घूंघट का साथ। किसी तरह आधी अधूरी साड़ी पहनकर अपने चेहरे को ढके शीतल कमरे से बाहर आती है। क्या आफत है, हे भगवान, कहीं मुझे सांस लेने की बीमारी ना हो जाए। सांस भी नहीं ले पा रही, सामने कुछ दिख भी नहीं रहा। लगता है मानो मोतियाबिंद और अस्थमा साथ साथ हो गया हो। जैसे ही शीतल आगे बढ़ती है, उसका पैर सोफे से टकराता है। मेरा घुटना। अपने घुटने को देखने के लिए शीतल जैसे ही घूंघट उठाती है कि अरे यार, क्या कर रही है तू बहू? चेहरा ढक, चेहरा ढक। पर माँ जी, मेरे घुटने में चोट आई है। वो तो अपने कमरे में जाकर भी तो देख सकती है। जरा भी शर्म नहीं है इस लड़की को। अपने ससुर के सामने अपना घूंघट हटाकर बैठ गई। लगते बाबूजी को खांसी आ रही है। वहीं टेबल पर पड़े पानी के गिलास को उठाकर शीतल अपने ससुर को पकड़ाने लगती है। अरे वो तुझे तेरा चेहरा ढकने को कह रहे हैं बहू। अब मुंह खोलकर बुलवाएगी क्या अपने ससुर से? इसके पहले कि शीतल अपना चेहरा घूंघट से ढकती, सत्यम उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कर दिया ना अपने ससुर को शर्मसार। आखिरी बार बता रही हूँ तुझे बहू, चाहे भूकंप ही क्यों ना जाए, तेरे चेहरे का घूंघट नहीं हटना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर शीतल अपनी माँ को कॉल लगाती है। ये कैसे घर में ब्याह दिया तूने मम्मी? ये लोग तो जरा सा घूंघट सरकने पर इतना बड़ा ड्रामा कर देते हैं। अब तेरी शादी हो गई है, उस घर के नियम कायदे तो तुझे मानने ही पड़ेंगे। तेरी दादी के सामने आज तक मैं घूंघट लेती हूँ, तो तुझे भी अपने ससुर के सामने घूंघट लेना ही पड़ेगा बेटा। और भूल कर भी अपने ससुराल वालों की शिकायत अपने पापा जी के सामने मत कर देना, बेकार में भड़क जाएंगे वो। क्या मम्मी? बेचारी शीतल अब किसी के सामने रो भी नहीं सकती थी। जैसी उसकी सास की हरकतें थी, वैसी ही उसकी माँ की भी हरकतें थी। इस नियम को अच्छी तरह से पूरा करने के अलावा अब उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा था। वो बेचारी सुबह से रात तक घूंघट में ही रहती और घूंघट ओढ़े ही सो जाया करती, जिस कारण उसके चेहरे पर पिंपल्स निकल आए थे। मम्मी जी, मेरे चेहरे पर बहुत खुजली खुजली होती है, बहुत सारे दाने भी निकल आए। मैं डॉक्टर को दिखा लाती हूँ। अरे दाने हो गए तो नीम की छाल को घसकर चेहरे पर लगा ले। नहीं मम्मी जी, वो सब मुझे सूट नहीं करता। मेरे मायके में ही एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, उन्हीं की दवाइयाँ मुझे सूट करती है। मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए मायके हो आती हूँ, इसी बहाने डॉक्टर को भी दिखाऊंगी। हाँ मम्मी, जाने दो ना। वैसे भी इसके हाथ का खाना खा खा कर मैं बोर हो चुका हूँ। मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। और अपना बैग उठाए चल देती है शीतल अपने मायके। अपने ससुराल से निकलते ही शीतल सबसे पहले अपना घूंघट हटाती है। हाँ, न जाने कितने दिनों के बाद मैंने दुनिया देखी है भगवान। आज मुझे तेरी दी हुई हर चीज़ की कीमत समझ में आ रही है। दुनिया ना मुझे इसी तरह दिखाते रहना भगवान। घूंघट हटाने के बाद शीतल दूसरी ही दुनिया में थी। लो चली मैं अपने घूंघट को हटा कर। खुशी खुशी शीतल अपने मायके के दरवाजे पर पहुंचती है, क्योंकि अपने मायके में तो कम से कम उसे घूंघट करने को नहीं कहा जाएगा। पर जैसे ही वो अपने घर पहला कदम रखती है,
उसका चेहरा देखते ही उसके पापा गुस्से से दूसरी ओर देखकर कहते हैं, शोभा, बोल दे इस लड़की को, अब ये बच्ची नहीं रही, ये उछल कूद करना बंद कर दे, समाज में हमारी कुछ इज्जत है। ये कहकर शीतल के पापा दूसरे कमरे में चले जाते हैं। ये क्या ढंग है बेटा, पल्ला दिखा अपना। साड़ी तो ठीक है, मुझे लगा आजकल के चल्ले में छोटी साड़ी तो नहीं ले आई तू। ये तो पूरी 6 मीटर की लग रही है। चल बेटा जल्दी से सर ढक। क्या ये सब क्या है मम्मी? वहाँ से बचकर यहाँ आई तो यहाँ भी तुम लोग? अरे अब तू कुंवारी कांची नहीं रह गई। शादीशुदा बेटी जब घर आती है तो अपने साथ अपने ससुराल वालों की इज्जत लेकर आती है। तेरे पापा को ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। उनके सामने जाएगी तो सर ढक कर ही जाना। चल बेटा अब नाराज मत हो। ब्याही हुई बेटी मायके में नाराज रहेगी तो लोग बातें बनाएंगे ना। बातें बनाने के लिए यहाँ है ही कौन मम्मी? तभी एक हाथ से कमर पर अपनी साड़ी पकड़े छिल्ली आती है। अरे दीदी कैसे हो? का भाभी, तुम बिना ब्याही बेटे को दरवाजे पर खड़ा कर रखा है? मोहल्ले वालों को सब सुनाना है क्या? आइए आइए दीदी, अंदर आइए। और मायके में ई का बड़का सा घूंघट निकाल रखा है। अपने घर आकर तो बेटी आराम से सांस ले सकती है, वरना ससुराल गई बेटी की हालत ना उस गेहूं की तरह हो जाती है जो चक्की में जा गिरी है। अब उसके नसीब में बस पीसना ही बचा है। देख लिया मम्मी, छिल्ली भी इस छोटी सी बात को समझती है, पर पापा और तुम नहीं समझ रहे हो। इससे तो यही समझ में आता है कि स्कूल जाने न जाने से किसी की समझदारी की परख नहीं की जा सकती। वैसे गौरव नहीं दिख रहा, क्या वो भी अपनी बहन को बिना घूंघट के बर्दाश्त नहीं कर सकेगा? तभी वहाँ गौरव आता है। तुम्हें ऐसा लगता है क्या दीदी? मैं तो तुम्हारी शादी के भी खिलाफ था। मैं तो चाहता था कि तुम पढ़ो, पर अब पापा को कौन समझाए। और तुम भी पापा की लाडली थी, पापा की बात मानी भी तुम्ही ने। अब्बू तो मैंने तो बड़ा समझाया था तुम्हें। तभी अंदर से आवाज़ लगाते हुए संतोष कहता है, अपनी बहन को सर पर चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ही दी हुई छूट उस पर भारी पड़ेगी। जब ससुराल जाएगी ना तो 4 ताने और सुनने पड़ेंगे। अरे आज तक खुद तो खाना ले नहीं पाता और अपनी बहन का प्रोटेक्टर बन रहा है। पहले खुद के पैरों पर खड़ा हो जा, फिर इस घर के मामलों में बोलना। बेचारी शीतल की हालत आसमान से गिरे और खजूर में अटके जैसी हो चुकी थी। जितना पर्दा उसे अपने ससुराल में रखना पड़ता था, उससे कई ज़्यादा उसे अपने मायके में करना पड़ रहा था। नींद से जाकर बिना घूंघट के शीतल जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, सामने अपने पिता को बैठा देखकर घबराकर फौरन घूंघट कर लेती है। घूंघट ओढ़कर शीतल बाथरूम में जाती है, जहां घूंघट के कारण उसे फर्श पर गिरा हुआ साबुन दिखाई नहीं देता और उसका पैर उस साबुन पर पड़ जाता है। शीतल फिसलकर धड़ाम से गिर जाती है। कहाँ घूंघट और कहाँ शीतल, सब इधर उधर बिखर जाता है। मेरी कमर! शीतल की आवाज़ सुनकर भागते हुए सभी बाथरूम में पहुंचते हैं। शीतल ज़मीन पर गिरी हुई थी, पर उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था, इसलिए उसके पिता उसे देखते भी नहीं और बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारे चेहरे की ये क्या हालत हो गई है दीदी? इतने सारे दाने, और तुम गिर कैसे गई? ये घूंघट, ये मेरी जान की दुश्मन बन गई है। बहुत हुआ दीदी, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें इस घूंघट से छुटकारा मैं दिलवा कर ही रहूँगा। ये तुम्हारे भाई का वचन है। अब इतने स्ट्रिक्ट परिवार में गौरव ऐसा क्या करने वाला था जिससे उसकी बहन का घूंघट हट सके? शीतल को तो लग रहा था कि बस ये उसका भाई का उसके प्रति प्यार है और कुछ नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर वालों को समझाना असंभव है। पर गौरव कुछ ऐसा करता है जो पूरे परिवार ने सोचा भी नहीं था। शीतल बेचारी कभी इधर तो कभी उधर भिड़ती रहती थी, पर उसकी ससुराल में उसकी सास की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि बहू खुद गिरे तो गिरे, पर उसका घूंघट ना गिरे। इसी तरह लंबा घूंघट निकाले रसोई में 24 घंटे काम करने के कारण शीतल के चेहरे पर काफ़ी दाने आ गए थे। वो दिन भर अपना चेहरा खुजाती रहती थी और इससे बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा, अपने मायके जाने का। पर बेचारी शीतल जैसे ही अपने मायके लौटती है, वहाँ उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं मिलता। जिस झंझट से बचकर वो अपने मायके आई थी, मायके में भी उसे उसी झंझट का सामना करना पड़ता है। उसके मम्मी पापा भी उसे घूंघट लेने को कहते हैं। अपने पापा को देखते ही शीतल फौरन अपना चेहरा ढक लेती। एक दिन
नींद से जाकर बिना घूंघट के शीतल जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, सामने अपने पिता को बैठा देखकर घबराकर फौरन घूंघट कर लेती है। घूंघट ओढ़कर शीतल बाथरूम में जाती है, जहां घूंघट के कारण उसे फर्श पर गिरा हुआ साबुन दिखाई नहीं देता और उसका पैर उस साबुन पर पड़ जाता है। शीतल फिसलकर धड़ाम से गिर जाती है। कहाँ घूंघट और कहाँ शीतल, सब इधर उधर बिखर जाता है। हाय मेरी कमर! शीतल की आवाज़ सुनकर भागते हुए सभी बाथरूम में पहुंचते हैं। शीतल जमीन पर गिरी हुई थी, पर उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था, इसलिए उसके पिता उसे देखते भी नहीं और बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारे चेहरे की क्या हालत हो गई है दीदी? इतने सारे दाने, और तुम गिर कैसे गई? ये घूंघट मेरी जान के दुश्मन बन गई है गौरव। बहुत हुआ दीदी, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें इस घूंघट से छुटकारा मैं दिलवा कर ही रहूंगा। ये तुम्हारे भाई का वचन है। पर तू करेगा क्या? मैं नहीं करूंगा, प्रिया करेगी। गौरव शीतल को कमरे में लेकर जाता है। कौन है प्रिया? तूने बताया नहीं। तुम आराम करो दीदी, मैं आता हूँ। और ठीक 2 घंटे के बाद शोभा के घर की बेल बजती है। अरे भाभी देखो तो, गौरव बिटवा बहू ले आया। हाय राम रे, भाभी कहाँ रह गई? बेटे की पसंद जानने में देर कर चुकी हो, अब यहाँ तो समय पर आ जाओ। छिल्ली की आवाज़ सुनकर सभी भागते हुए हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि दरवाजे पर गौरव एक लड़की के साथ गले में वरमाला पहना खड़ा हुआ है। और लड़की ने क्या पहना था? जींस एंड टॉप। ये सब क्या मजाक है? और भैया बिटवा बिहा कर लाया है लड़की को। कहते हैं ना अंग्रेजी में लव मैरिज। हम जानते हैं हमारा बिटवा कभी किसी लड़की को भगा उगा कर नहीं लाएगा, शादी करके ही लाया होगा। और देखिए तो तनिक, लड़की के माथे पर सिंदूर भी लगा हुआ है। सही समझी दीदी आप। ये है प्रिया। हमने कोर्ट मैरिज कर लिए पापा। शादी में बेकार ही खर्चा होता, इसलिए हम दोनों मंदिर में 7 फेरे लेकर यहाँ आ गए। प्रिया के घर वालों को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। दरवाजे पर खड़े खड़े ही पूरे गांव को खबर दे दोगे क्या इस शादी की? अंदर आ जाओ दोनों। चलो प्रिया, पापा और मम्मी के पैर छुओ। वैसे तो मैं किसी के सामने झुकती नहीं हूँ, पर अब तुम कहते हो तो ठीक है। प्रिया आधी झुककर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। तुम तो कहते थे तुम्हारी एक बहन भी है, कहाँ है वो? घूंघट में रहने के कारण वो गिर गई और उनकी कमर में चोट लग गई। बेचारी रूम में आराम कर रही होगी, चलो मिल लो उनसे। प्रिया जैसे ही कमरे में अपनी ननद को बड़ा सा घूंघट लिए देखती है तो ओह गॉड, ये सब क्या है दीदी? आज के ज़माने में इतना बड़ा घूंघट, बाप रे। डैडी जी आपको पता भी है ये कितना रिस्की हो सकता है? कल को घूंघट में कोई चोर घर में आ गया तो आपको तो लगेगा कि वो दीदी है और सब समेट कर निकल जाएगा। अरे पापा के पास ऐसा ही एक केस आया था, चोर ना घूंघट का फ़ायदा उठाकर सब ले गया। पास जाकर प्रिया शीतल का घूंघट हटाती है। ओह माय गॉड, ये क्या है? आपके फेस की क्या हालत हो गई है दीदी? ओह माय गॉड, मॉम जी आपको पता है ये एलर्जी है, ये फैल सकती है। दीदी से गौरव को, गौरव से आपको, आपसे डैडी जी को। अब घूंघट लेना बंद कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हैजार्डस है। ये थी प्रिया के अपने ससुराल में पहली एंट्री, और अपनी एंट्री के साथ ही प्रिया ने अपनी ननद का घूंघट हटवा दिया था। देखा ना दीदी, तुम्हारे भाई ने कहा था ना तुम्हारा घूंघट हटवा कर रहेगा। गया ना तुम्हारा घूंघट। पर मैं क्या यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली हूँ? मुश्किल से और 7 दिन। अभी से ही मेरे ससुराल वाले फ़ोन करके मुझे वापस बुला रहे हैं। वहाँ जाकर तो मुझे फिर से घूंघट लेना ही होगा ना भाई। वो लोग जो अपनी बहू पर जोर ज़बरदस्ती करते हैं छोटे दिमाग के होते हैं दीदी। मैं एक लॉयर हूँ और कोर्ट में न जाने ऐसे कितने केसेस हैंडल करती हूँ हर रोज़, तो आप फिक्र मत कीजिए। सीधी उंगली से घी ना निकले तो डिब्बा तोड़कर घी निकालना अच्छे से जानती हूँ मैं। तो अब आपकी ससुराल आप अकेली नहीं मेरे साथ जाएंगी, और वो भी घूंघट लेकर। प्रिया शीतल के मायके में तो सब कुछ संभाल लेती है, पर अब बारी थी उसके ससुराल में चीज़ों को ठीक करने की। प्रिया अपनी ननद के पूरे शरीर में मेकअप से दाने बना देती है और उसे खुजाने को कहती है। इसी तरह खुजाते हुए शीतल अपने ससुराल पहुंचती है और अपनी सास के बगल में बैठकर अपने दोनों हाथों और पैरों को ज़ोर ज़ोर से खुजाना शुरू कर देती है। अरे ये क्या हो गया है बहू तुझे? कौन सी गंदी बीमारी लेकर आ गई अपने मायके से? ये गंदी बीमारी दिन भर घूंघट में रहने के कारण हुई है आंटी जी।
वैसे मैं अपना परिचय दे दूं, मैं एक लॉयर हूँ पेशे से, और रिश्ते में आपकी बहू की भाभी। कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? जाइए दीदी, किचन में जाइए। सभी के सामने बड़ा सा घूंघट लिए अपने शरीर को खुजाती हुई शीतल रसोई में जाती है और उसी खुजली वाले हाथों से सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर परोसती है। इसमें तो छोटे छोटे बाल है। वो तो भाभी के हाथ पैर के बाल तो होंगे ही ना जीजू, खुजाने के कारण उनके नेल्स में बाल 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 फंस जाया करते हैं। हाँ हाँ, सुन लिया हमने। बाल 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 बोलोगी तो ज्यादा थोड़ी ना सुनाई देने लगेगा। दिखाइए तो जरा। शीतल अपने पति के प्लेट से दाल की कटोरी उठाती है और अपने घूंघट के अंदर कटोरी को ले जाती है, फिर बाहर निकालती है। हे भगवान, इसमें तो मेरे आईब्रो के बाल भी गिर गए। ये तो तुमने घर को बीमारी का घर बना दिया है। ऐसा खाना मैं नहीं खाने वाला। इसी तरह 24 घंटे ऐसी चुभन वाली साड़ी से खुद को ढके ढके मुझे ऐसी खुजली होती है तो मैं क्या करूं बाबूजी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पड़ोस की विमला दरवाजे पर खड़ी आवाज लगाती है। जरा सा दूध मिलेगा क्या प्रेम की माँ? मेरे घर मेहमान आए हैं, वरना मैं दूध मांगने नहीं आती। अभी लाई आंटी जी। रसोई से दूध का पतीला लिए घूंघट में लड़खड़ाती हुई शीतल किसी तरह दरवाजे तक पहुंचती है और विमला के हाथ के पतीले की जगह सारा का सारा दूध विमला पर ही उड़ेल देती है। ये क्या हो गया? सॉरी सॉरी आंटी जी, मैं ना अभी पहुंच देती हूँ। आप चलिए मेरे बाथरूम में मेरे साथ चलिए। शीतल विमला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है और ठीक से ना दिखने के कारण उसका पैर विमला की साड़ी में फंस जाता है और दोनों नीचे गिर पड़ती है। ये क्या किया दीदी आपने? अरे मेरा सर फूट गया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं हो विमला कौन है। आप हम पर केस कर देंगी क्या आंटी जी? हाँ हाँ कर दूंगी। तुम्हारी बहू के कारण मेरा सर फूटते फूटते बचा है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। सभी विमला को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो तो चिल्लाती हुई अपने घर चली जाती है। तू तो लायर है ना प्रिया बेटा, बता हमें क्या करना चाहिए? हम फंस सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप पर अपने बहू पर इस तरह की बंदिशी करने का केस बनेगा कि बहू के शरीर में घूंघट के कारण ऐसे दाने आ गए कि वो हर वक्त कभी इस दीवार तो कभी उस दीवार से टकराती रहती है। फिर भी उसकी ससुराल वाले उसे घूंघट लेने को कहते हैं और इस घूंघट के कारण वो विमला पर जा गिरी तो खतरे की घंटी तो प्रेम जीजू पर, आप पर और अंकल जी पर ही ज़्यादा बनी दिख रही है। आज के ज़माने में लेता ही कौन है घूंघट? अरे मत लिया करना बहू घूंघट, कोई ज़बरदस्ती तोड़े ना। शरीर पहले ज़रूरी है कि नहीं प्रेम की माँ? हाँ पापा ठीक कह रहे शीतल। और मैं तो कहता हूँ तुम कुछ दिन ना रसोई में जाओ ही मत। अपने पिंपल्स को ठीक करो, खुद को हेल्दी करो, उसके बाद किचन संभाल लेना। कोई हड़बड़ी नहीं है। और इस तरह प्रिया अपनी ननद के मायके वालों के साथ साथ उसकी ससुराल वालों को भी ठीक कर देती है और बेचारी शीतल हमेशा हमेशा के लिए इस घूंघट की झंझट से बच जाती है। एक घर में एक परिवार हंसी खुशी रह रहा था। उस परिवार में रमेश, उसकी बीवी सरिता, बड़ा बेटा अविनाश, छोटा बेटा विनोद और बेटी श्वेता रहते थे। कुछ समय पहले ही श्वेता की शादी एक अच्छे घर में हुई थी। वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन जब पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खा रहा होता है। अब मेरी उम्र होने लगी है, मैं भी सबकी तरह अपने घर में एक अच्छी सुंदर सुशील बहू लाना चाहती हूँ। बेटा अविनाश, बताओ शादी को लेकर तुम्हारे क्या विचार है? जैसा आपको ठीक लगे बाबूजी। भाई के लिए भाभी तो मैं ही पसंद करूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुछ दिनों बाद ही अविनाश के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। पूरा परिवार उस लड़की को देखने जाता है। लड़की बहुत ही खूबसूरत, मॉडर्न, पढ़ी लिखी होती है। आपका नाम क्या है? मानसी। अच्छा नाम है। तो आप क्या करती हो? मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ। अच्छा बेटा, हमारा घर तो तुम्हारे ऑफिस से बहुत दूर है, तुम आना जाना कैसे करोगी? ओह, वेरी सिंपल। मैं और अविनाश वहीं ऑफिस के पास ही एक फ्लैट में रह लेंगे। अविनाश का तो अपना काम है, वो अपना ऑफिस भी वहीं शिफ्ट कर लेंगे। सब लोग घर वापस आते हैं। वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तो अभी से ही साफ अलग रहने की बातें कर रही है। मैं अपने भाई के लिए एक परफेक्ट लड़की चाहता हूँ जो मेरी बेस्ट भाभी बनकर रहे। पता नहीं ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी जो तुम्हारी परफेक्ट भाभी बन सके।
मिलेगी माँ, जरूर मिलेगी, मैं ढूंढ कर रहूंगा। विनोद एक के बाद एक अपने भाई अविनाश के लिए बहुत सी लड़कियां देखता है, पर उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। अविनाश बहुत सीधा और शर्मिला लड़का होता है, इसलिए वो अपनी शादी के मामले में कभी कुछ नहीं बोलता था और अपने छोटे भाई विनोद पर उसे पूरा भरोसा होता है कि उससे अच्छी लड़की उसके लिए कोई ढूंढ ही नहीं सकता। एक दिन विनोद जब कॉलेज जा रहा होता है, उसे एक लड़की दिखती है जो गरीब बच्चों को खाना खिला रही थी। कितनी अच्छी लड़की है, आजकल के ज़माने में ऐसी लड़की कहाँ देखने को मिलती है। विनोद फिर कॉलेज चला जाता है। अगले दिन जब विनोद फिर से कॉलेज जा रहा होता है तो फिर से वही लड़की दिखती है। इस बार वो 2 बूढ़े लोगों को खाना खिला रही होती है। अब विनोद को वो लड़की उसी वक्त रोज दिखाई देती। वो हमेशा किसी न किसी तरह लोगों की मदद कर रही होती थी। विनोद को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। इससे अच्छी लड़की मेरे भाई के लिए हो ही नहीं सकती। जो दूसरों का इतना ध्यान रखती है, वो अपने परिवार को कितना प्यार देगी। विनोद अगले दिन उस लड़की से बात करता है और उसे वो लड़की बताती है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेली रहती है, इसलिए बस उन लोगों की मदद करने आती है। विनोद घर जाता है और उसके बारे में घर पर सबको बताता है। माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है, भाई के लिए उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। सब लोग उस लड़की से मिलते हैं और फिर अविनाश की शादी उस लड़की से कर देते हैं। अविनाश और मनीषा एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन जब मनीषा कुछ काम से मार्केट जाती है तो उसका वहां बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी उसके एक पैर पर चढ़कर निकल जाती है। जल्दी से लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां उसका सारा परिवार आ जाता है। देखिए, मनीषा के एक पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ने की वजह से उसकी हड्डियां बिल्कुल टूट चुकी है और चोट इतनी गहरी है कि इन्फेक्शन उसके पैर से होता हुआ उसके पूरे शरीर में ना फैल जाए, इसलिए हमें उसका एक पैर काटना होगा। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको हिम्मत रखनी होगी और अपनी बीवी का अच्छे से ध्यान रखना होगा मिस्टर अविनाश। डॉक्टर मनीषा का एक पैर काट देते हैं। 2 दिन बाद मनीषा को होश आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डॉक्टर को उसका एक पैर काटना पड़ा तो वो अंदर से बिल्कुल टूट गई। मनीषा देखो, जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते। अब तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, हिम्मत से अपनी इस मुश्किल का सामना करना है। एक लंगड़ी लड़की कैसे सामना कर पाएगी किसी मुश्किल का? भाभी, आप बिल्कुल दुखी ना हो। देखो, आपको कितना अच्छा पति मिला है जो आपको हर तरह से साथ देना चाहता है। अब बस आपको भी उनका साथ देना होगा। उसके बाद सब मनीषा को घर ले आते हैं। एक पैर ना होने की वजह से अविनाश और विनोद मनीषा को पकड़कर गाड़ी तक लेकर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से मनीषा घर तक पहुंचती है। जब मनीषा घर पहुंचती है तो घर के बाहर खड़े पड़ोसी मनीषा को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। अरे विनोद की भाभी तो लंगड़ी हो गई। ये एक हादसे से ऐसा हुआ है और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। हमें तो बस अब इनकी हिम्मत बनना है। मनीषा को ये सब सुनकर बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद मनीषा एक पैर के साथ अपना जीवन जीना शुरू कर देती है। उसे कोई भी काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। वो किचन में एक पैर पर खड़ी होकर खाना बनाती तो उससे कुछ न कुछ गिर जाता। कभी छत पर या नीचे जाना होता तो उसे सहारे की जरूरत पड़ती। कभी घर से बाहर निकलती तो लोग उसे देखकर बातें बनाते, जिससे उसने बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। मनीषा के सास ससुर भी घर में ही रहते थे और अविनाश सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता था। बस विनोद ही था जिसका बाहर आना जाना लगा रहता था और अक्सर उसे तेरी लंगड़ी भाभी कैसी है बोलकर चिढ़ाते रहते थे। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पर फिर एक दिन वो मनीषा को अपने कमरे में बैठे रोते हुए देखता है। अरे क्या हुआ भाभी? मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पाती, ऊपर से सब लोग मुझे देखकर बातें बनाते हैं। मेरा एक पैर नहीं रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है जो लोग मुझे ऐसे बोलते हैं। सही बात है भाभी, अब पूरा दिन ये सब बातें सोच सोच कर इतना परेशान रहते हो। क्यों ना आप अपनी पढ़ाई आगे पूरी करो जो आपने शादी की वजह से बीच में छोड़ दी थी। इससे आपका ध्यान इन बेकार बातों से दूर हटेगा। विनोद अपनी भाभी मनीषा के लिए किताबें लेकर आता है। मनीषा अपनी पढ़ाई पूरी करती है और उसके बाद वो IAS की तैयारी करती है। उसका पूरा परिवार उसकी पढ़ाई में उसका साथ देता है और आखिरकार मनीषा एक IAS अफसर बन जाती है। पूरे परिवार को मनीषा पर गर्व होता है।
मनीषा के अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है कि उसे अपनी कमी अब कमी नहीं लगती। एक पैर जाने की वजह से मैं पहले इतना परेशान थी, पर आज उसी कमी की वजह से मैं एक IAS अफसर बन पाई और ये हिम्मत मुझे मेरे भाई से भी बढ़कर देवर से मिली। हम सब बस आपको खुश देखना चाहते हैं भाभी। मनीषा जब पहले दिन अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकलती है तो लोगों की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती है। अरे इनकी मनीषा तो इतनी बड़ी अफसर बन गई। और एक हमारी बहू है, बस शक्ल की सुंदर। बस पूरा दिन यहाँ वहाँ की बेकार बातें करवा लो और मेकअप करवा लो, और कोई गुण नहीं है। ऐसी बहू सबको मिले। इनकी बहू ने तो इनका नाम रोशन कर दिया। और पूरे मोहल्ले का भी। चलो चलो मनीषा को चलकर बधाई देते हैं। उस दिन से अब सब मनीषा को एक IAS अफसर के नाम से जानते हैं और कोई भी उसकी कमी का मजाक नहीं बनाता। ना, मैं तो शादी उसी लड़के से करूंगी जिसके माँ बाप दोनों हो। पागल है क्या? क्यों फालतू का स्यापा पालना चाहती हो? उन्हें कैसे कोई स्यापा बोल सकता है जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं? और वो घर भी क्या घर है जहाँ ना माँ हो ना पिता। ना, मैं नहीं करूँगी ऐसे लड़के से शादी जहाँ माँ बाप ना हो। सौम्या की इस अजीब सी शर्त के कारण कई घरों में उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। देखिए ना सौम्या के पापा, ये कैसी जिद है लड़की की। अच्छे लड़के मिलते हैं लेकिन किसी के पिता नहीं तो किसी की माँ नहीं, किसी के दोनों है तो लड़का ठीक नहीं। अरे तुम्हारी बेटी में इतने गुण है कि उसके लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। वैसे भी अभी उम्र ही क्या है उसकी, हो जाएगी शादी, फिक्र मत करो। माँ को पिता की बात समझ में नहीं आती। वो मंदिर के लिए निकल रही होती है कि सामने उसे उसकी दोस्त आती दिखती है। अरे कैसी हो? ये लो मेरी बेटी श्रुति की शादी का कार्ड। वो क्या है ना, आजकल कब अच्छे लड़के बुक हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बड़ा कंपटीशन है। मैं तो कहती हूँ तुम भी जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर सौम्या की शादी कर दो। वैसे बोलो तो एक लड़का है। अच्छा, क्या करते हैं लड़के के माँ बाप? अरे देख, लड़का तो लाखों में एक है, घर में सिर्फ माँ है। पिता तो जब वो छोटा सा था तभी स्वर्ग सिधार गए हैं। अरे फिर तो तू रहने ही दे। वो क्या है ना, मेरी बेटी को ऐसा घर चाहिए जहाँ सास ससुर दोनों हो। देख ले, छोटी सी जिद के कारण इतना अच्छा लड़का कहीं खो ना दो। वो मैं तो श्रुति की शादी उसी से करना चाह रही थी, लेकिन उसे लड़की समझ नहीं आई। अरे तू सौम्या के लिए देख लेना। दे दे नंबर, मैं अकेले ही जाकर कल बात करके आती हूँ। अगले दिन सौम्या की माँ लड़के के घर जाती है। आइए, मुझे आपकी सहेली ने बताया था आज करण भी घर पर ही है। सौम्या की माँ सारी बात करके जैसे ही सौम्या की फोटो सामने रखती है उसे लड़की पसंद आ जाती है। मुझे लड़की पसंद है। मुझे भी बेटा आप बहुत पसंद हो। मैं सौम्या से आपको मिलवा देती हूँ, आप लोग कल आ जाइए। लेकिन बस एक समस्या है। क्या लड़की शादी नहीं करना चाहती है? अरे नहीं बेटा, मेरी बेटी शादी तो करना चाहती है, लेकिन सिर्फ उस घर में जहाँ माँ पापा दोनों हो। लेकिन मेरे पति का देहांत हुए तो 20 साल हो गए हैं। तभी उन लोगों के घर की घंटी बजती है। अरे मल्होत्रा अंकल आए हैं माँ। क्या है ये, क्या करने आए हैं? बोला तो नहीं करनी है शादी। अरे लग रहा है कि करण के लिए काफी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। नहीं, ये तो मेरी माँ के लिए रिश्ता आया है। वो क्या है कि माँ और अंकल दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। पापा जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए थे तो। अरे तो बहन जी, आपको शादी कर लेनी चाहिए। देखिए ना मैडम, मैं तो कब से इन्हें बोल रहा हूँ कि शादी कर लो, शादी कर लो। मेरा तो अमेरिका का परमानेंट वीजा भी लगा है, बुढ़ापा वहीं काटेंगे, लेकिन नहीं। जिससे बात कर रहे हो ना, वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई हैं। क्या सोचेंगे हमारी फैमिली के बारे में? अरे नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ। अच्छा ही है ना, खुश रहने का हक तो सभी का है, चाहे वो किसी भी उम्र में क्यों ना हो। आपने अपनी जिंदगी में पति का मतलब समझा ही कितना। आपकी जिंदगी तो करण को पालने में ही लग गई होगी। करण की माँ सौम्या की माँ को ध्यान से सुन रही थी।
हाँ बहन जी, ये तो ठीक कहा आपने। करण को देखकर ही तो जिंदगी काट दी मैंने। तो अब जब जिंदगी मौका दे रही है तो गलती क्या है? अरे कर लीजिए ना शादी, हम भी आएंगे। वाह आंटी, कितनी अच्छी सोच है आपकी। मैं तो माँ को कब से बोल रहा हूँ। अंकल को मैं जानता हूँ, वो बहुत अच्छी इंसान है। माँ के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। और मेरे लिए तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दरअसल मेरी बेटी को तो शादी ऐसी जगह करनी है जहाँ लड़के के माँ और पिता दोनों हो। अरे वाह, फिर तो लड़की सच में अच्छी होगी, क्योंकि आजकल वैसे ही लड़कियों को लगता है कि सास चंगी हो या टंगी हो। तो फिर मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बहन जी हाँ कर दीजिए भाई साहब को। जी, मुझे शादी करना मंजूर है। तो पहले हम शादी कर लेते हैं, फिर आप लोगों के घर रिश्ता लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं माँ, शादी तो होती रहेगी। कल चलकर हम तीनों सौम्या को फाइनल कराते हैं। ठीक है, मैं कल इंतजार करूंगी। अगले दिन तीनों आते हैं। सौम्या को भी करण पसंद आ जाता है। मैं तो पहले से जानता था कि इतना अच्छा लड़का किसी अच्छे माता पिता ने ही बड़ा किया होगा। आप दोनों को देखकर लग रहा है जैसे आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जी। मैं ऐसे ही घर में शादी करना चाहती थी जहाँ सास ससुर दोनों हो। घर कम से कम घर लगता है, वरना तो। हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। बड़ों के बिना घर घर नहीं रहता। तो फिर शादी की डेट फाइनल कर लेते हैं। मैं तो कितने साल से बोल रहा हूँ, जल्दी से डेट फाइनल कर लेते हैं अपनी शादी की। क्या? किसकी शादी की बात कर रहे हैं आप भाई साहब? वो क्या है ना, सठिया गए हैं ये बच्चों की शादी की तो बात कर रहे हैं। सभी घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन 2-3 बाद ही करण की माँ, देख करण मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। पर माँ, मल्होत्रा अंकल को तो आप पसंद करती हैं ना, और शादी भी तो करना चाहती थी। हाँ बेटा, लेकिन वो वक्त अलग था। तेरे पिता के जाने के बाद तुझे पालने के लिए मुझे उनकी जरूरत थी, पर तब तेरी दादी नहीं मानी। फिर अंकल ने शादी भी तो नहीं की किसी से, आपका इंतजार कर रहे थे माँ, ये तो गलत होगा। हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं शादी कैसे? करण शादी की डेट और जगह तैयार करके सभी को वहां बुलाता है, जहां सौम्या का परिवार भी होता है। अरे करण बेटा, ये तो लग रहा है जैसे शादी ही हो रही हो। हाँ अंकल, शादी ही हो रही है। वो क्या है, हम लोगों ने सोचा था कि माँ पापा की 30वीं सालगिरह हम वैसे ही मनाएंगे जैसे बाकायदा शादी होती है। आप बस एंजॉय कीजिए। पापा, ये शादी की सालगिरह ऐसे मना रहे हैं तो शादी कितनी धूमधाम से करेंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही घर चाहती थी ना तू। अब तो तुझे लड़का पसंद है ना। सौम्या करण को देखकर मुस्कुरा देती है और फिर जल्दी ही करण और सौम्या के बीच शादी हो जाती है।